नमस्कार, मैं हूं संजीव कपासिया और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। वक्त है उत्तर प्रदेश के सबसे पॉपुलर शो द डिबेट शो का और बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले और भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अमित शाह ने आज राजधानी लखनऊ से मेरा परिवार भाजपा का परिवार अभियान की शुरुआत की। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी करोड़ों नए सदस्य जोड़ने जा रही है। और दूसरी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायकों पूर्व सांसदों से बात करेंगे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल टेम्परामेंट नापने की कोशिश करेंगे और यह भी तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विधायकों की कार्यशैली किस तरीके की है ताकि 2022 में उनको टिकट दिया जाए या नहीं। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रशांत उमराव और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विजय उपाध्याय हमारे साथ रहेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे तेज तर्रार प्रवक्ता मनोज यादव। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही। प्रशांत जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के ये सदस्यता अभियान की शुरुआत जो हुई है और इसके अलावा एक और दूसरी मीटिंग होने वाली है, उसमें पूर्व सांसदों पूर्व विधायकों से बात होगी ताकि उत्तर प्रदेश में जो विधायकों की कार्यशैली है, विधायकों की जो जनता से कनेक्शन है, उसका पैमाना तय किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए संजीव जी, हमारी ये संगठनात्मक बैठक हर साल होती रहती है और जो सदस्यता का विषय हम हर साल इस तरह सदस्यता अभियान प्रारंभ करते रहते हैं। और क्योंकि चुनावी वर्ष से कुछ महीनों बाद ही चुनाव होने वाले हैं, इसलिए जो हमारी 2.5 करोड़ की जो सदस्यता है उत्तर प्रदेश में, उसको हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको 4 करोड़ 5 करोड़ तक लेकर के जाएं। इसलिए जो हमारे पार्टी के चाणक्य माननीय अमित शाह जी, इसलिए वो संगठन की बैठक लेने आए हैं। और उसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी भी हर महीने उत्तर प्रदेश का दौरा करते रहते हैं और अन्य केंद्रीय मंत्री केंद्रीय नेता दौरा करते रहते हैं। उसके साथ ही जो पूर्व विधायक हैं पूर्व सांसद हैं, अन्य जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ भी बैठक की जाएगी ताकि जो उत्तर प्रदेश की जो हमारी चुनावी तैयारी है उसको और बल दिया जा सके, कार्यकर्ताओं को भरा जा सके। और आज माननीय अमित शाह जी ने जो नारा दिया है कि 300 पार दोबारा सीटें पार करेंगे, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम दोबारा सरकार बनाने के लिए हैं, पूरी तरीके से आशान्वित हैं। और अमित शाह जी का ये दौरा कार्यकर्ताओं में लेकिन प्रशांत जी आज ही राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आपकी जो दोनों शक्ति पॉइंट हैं, आपके जो दोनों इंजन हैं वो आपस में टकरा रहे हैं और आपकी पार्टी के बारे में कहा कि इनमें मतभेद नहीं, इनमें मतभेद है कि दिल्ली की सत्ता हावी है या उत्तर प्रदेश की। ऐसे विपक्ष के तमाम आरोप हैं। प्रशांत जी देखिए, जिन्होंने अपने पिताजी को कुर्सी पे हटा करके स्वयं कुर्सी पर कब्जा कर लिया, अपने चाचा जी को पार्टी से बाहर कर लिया हो, उनसे वो इस तरह की छोटी बातें वही कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, किसी परिवार की बपौती नहीं है, किसी परिवार वंशवाद का यहाँ नहीं चलता। यहाँ कोई बूथ का अध्यक्ष ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और ये पूरी जो डबल इंजन की हमारी सरकार है, साथ साथ दोनों पहिए चल रहे हैं, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी को इसी टकराव वाली ऐसी कोई बात ही नहीं। कोई अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर इस तरह की नहीं है कि समाजवादी पार्टी की तरह नहीं कि बेटा ही बाप को वहां डांटने लगता है खुले मंच पर। तो इस तरह की यहाँ बातें नहीं होती। यहाँ सब लोग मिल करके सभी कार्यकर्ता भाव से काम करने का प्रयास करते हैं। और जो हमारी पार्टी के मूल मंत्र ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और अपनी निष्पक्ष राय रखने के लिए विजय उपाध्याय जी हैं। विजय उपाध्याय जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह जी, वो उत्तर प्रदेश में आज हैं और पूर्व विधायकों पूर्व सांसदों से मिलने का मतलब ये है कि ये तय किया जाए कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और जिस तरीके की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि 100 से ज्यादा विधायकों की टिकट कटेंगे ताकि एंटी इनकम्बेंसी का जो असर है उसको कम किया जा सके। आपकी क्या राय है विजय जी? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए इनको 100 से ज्यादा टिकट काटने पड़ेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार फिर से बनाना चाहती है। और पार्टी का अपना एनालिसिस होगा। मैं एक जर्नलिस्ट के नाते अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। विधायकों को लेकर जनता में काफी नाराजगी है। वजह यह है कि किसी की सुनी ही नहीं गई। अब जो मौजूदा हालात है और जिस तरीके से पहले प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी को अपना प्रतिद्वंदी नंबर 1 करार दिया,
ये कहते हुए कि सबसे ज्यादा हमले करते हुए आज फिर जो पार्टी के चाणक्य हैं, जो 3 बार उत्तर प्रदेश में हैट्रिक जीत दिला चुके हैं, उन्होंने भी जिस तरह समाजवादी पार्टी पे हमले किए, इससे साफ है कि भाजपा भी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला सपा से हो। मुझे ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल या दिल्ली जैसा चुनाव होगा जहां 2 पार्टियों के बीच में ही हार जीत का मुकाबला होगा, और ये स्थिति मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेहतर हो सकती है। हालांकि बीजेपी के पास इतराने के लिए 51% वोट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सारी पार्टियां करीब करीब एक साथ थी, 12 सीटों पे तो थी ही, बाकी जगह सपा बसपा आरएलडी एक साथ थी, तो भी 51% वोट भारतीय जनता पार्टी ले आई थी। तो उसे ऐसा लगता है कि वो वोटों के पहाड़ पे बैठी है और वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन विधानसभा चुनाव में चीजें अलग किस्म से चलती हैं। मोदी और उत्तर प्रदेश के लीडरशिप में बहुत अंतर है। जो चीजें केंद्र सरकार के लिए जनता सोचती है, प्रदेश के लिए उससे भिन्न सोचती है, और विधायक चुनने के लिए तो और ज्यादा भिन्न चुनती है। तो उसमें अपनी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये नैरेटिव बीजेपी ने सेट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मुकाबले में समाजवादी पार्टी है। लेकिन विजय जी छोटे दलों की भूमिका भी 2022 के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण होगी, और जिस तरीके से गठबंधन हुआ है ओम प्रकाश राजभर से, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी इनके साथ हैं समाजवादी पार्टी के, तो क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 की राह बहुत आसान नहीं है? मुझे लगता है बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट है। 51% वोट 2019 में इनके पास थे। अगर ये 51% वोट अपने पास रोक सकेंगे, उसको बनाए रख सकेंगे, तो ये निस्संदेह अजय साबित होंगे। लेकिन अगर इनके 51% वोटों में सेंध लगी तो जिस पार्टी के पक्ष में हवा चलेगी वही पार्टी सरकार बना लेगी। तो क्या आपको ये भी लगता है कि जिस तरीके से अमित शाह का जो आज दौरा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, ये यहाँ से कुछ ना कुछ चीजें आज तय हो जाएंगी, क्योंकि जब पूर्व विधायक और पूर्व सांसद अमित शाह से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं अपने विधायकों की शिकायतें भी करेंगे। जिस तरीके से तमाम विधायकों की शिकायतें आई हैं कि जनता से उनका कनेक्शन नहीं रहा, उत्तर प्रदेश सरकार की जो विकास की योजनाएं थी उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आज अमित शाह जी के सामने आएंगी, और कहीं ना कहीं आज से उस बात की औपचारिक शुरुआत होगी जिसकी बात राजनीतिक गलियारों में हो रही है कि 100 से ज्यादा विधायक कटेंगे। कहीं ना कहीं उसका आधार आज से शुरू होगा। विजय जी, बात इससे आगे की है, और मुझे लगता है कि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपनी सरकार के अधिकारियों से कितने संतुष्ट हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। हम लोग तो सिर्फ उन्हीं लोगों से सुन के इस बात को समझ सकते हैं। सिर्फ विधायक ही नहीं, पार्टी के पदाधिकारी भी चूंकि अधिकारियों ने सुना ही नहीं। मैं कुछ क्षेत्रों में गया, मुझे पहले लगता था कि विधायकों की गलती ज्यादा है, लेकिन जब जनता से मिला तो जनता ने एक नई बात बताई। उन्होंने कहा जब विधायक की सुनी ही नहीं गई तो हमारी विधायक कैसे सुनवाई करता। ये भी एक पैरामीटर है जिसकी तरफ भी देखना है। वह ये है कि अधिकारी अपनी तरीके से काम करते रहे, और अधिकारियों ने कहीं कोताही नहीं की। एक पूर्व आईएएस अफसर है, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा इस सरकार में जो बहुत ईमानदार अफसर था वो भी बेईमानी के चाशनी में डुबकी लगा रहा है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति केवल विधायकों को कटघरे में नहीं खड़ा करती है, बल्कि पार्टी ज्यादा बेहतर ढंग से जानती है कि वास्तव में दिक्कत कहाँ थी, विधायकों की गलती थी या सरकार के अधिकारियों ने उनकी सुनी ही नहीं। ठीक है विजय जी, हमारे साथ मनोज यादव जी हैं। मनोज यादव जी, आज अमित शाह जी जब भाषण दे रहे थे तो सबसे बड़े जो आरोप थे वो आप ही की पार्टी पे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब से मुगल काल की शुरुआत हुई और 2017 तक उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता ही नहीं था कि वो राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, बाबा विश्वनाथ की भूमि है। और अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुछ ही दूरी पर अयोध्या में भगवान राम का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है। आपकी पार्टी पर उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने के आरोप भी लगाए, क्या कहेंगे आप? मैं आपके साथ फोनों पे जुड़ा था और मैंने सभी को सुना, ध्यान से सुना। किसी ने शायद चाणक्य शब्द का प्रयोग किया था अमित शाह के लिए। अगर वो चाणक्य हैं तो निश्चित तौर पर इसमें किसी कोई लाग लपेट नहीं रह जाती। वो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, उनके पास ज्ञान होगा। अगर ज्ञान होगा तो इसी धरती पे कबीर भी पैदा हुए, इसी धरती पे तुलसी भी पैदा हुए, इसी धरती पे रहीम भी पैदा हुए, सब यहीं तो पैदा हुए।
जिन्होंने राम की किस तरीके से व्याख्या की, किस काल में की, ये भी सबको पता है। राम के बारे में कौन सा ग्रंथ किसके शासन काल में लिखा गया, ये भी पता है। लेकिन अब चाणक्य हैं, लेकिन वो विधायक खरीद फरोख्त वाले चाणक्य हैं। अरे लो पैसा 100 करोड़ आ जाओ हमारी पार्टी में। इस तरह को हम अपने घर के अगर क्या बोलते रामू से कह दें कि जाओ तुम विधायक खरीद लो, तो वो भी खरीद लाएगा। ये कौन सी बड़ी चाणक्यगिरी वाली बात हुई। उनको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब वो 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, हजारों हजार साल से उत्तर प्रदेश में लागू है। लोग उस पर चलते आ रहे हैं, अपने तीज त्योहार, पर्व त्योहार सब मनाते आ रहे हैं। लेकिन एक बात विजय जी ने बड़ी मौजूद बात कही, और जिसको मैं एक दिन में प्रूव करके रख देता हूं। कल ही मैं गया था सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा जो थी वो जगदीशपुर थी, और फिर फैजाबाद में गया और पूर्वांचल एक्सप्रेस होके गया। मैं खुद ड्राइव करके गया। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, नॉट फॉर कि मैं किसी सरकार की बुराई करूं। एक्सप्रेस वे अभी कंप्लीट लेकिन परिवारवाद के जो आरोप लगाए गए, उनमें तो कहीं ना कहीं दम है मनोज जी। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जब कोरोना काल से त्राही त्राही उत्तर प्रदेश की जनता कर रही थी, तब आपके नेता क्वारंटीन थे, तब समाजवादी पार्टी के नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अब देखिए, वो बीसीसीआई में एक चपरासी है जैसा, बेचारा बहुत फार्म वार्म भर के नौकरी पाया था, अब वो चपरासीगिरी कर रहा है। इसी चक्कर में परिवार का नाम लेना पड़ रहा है उनको। ठीक भी है, लेना चाहिए। वो चपरासी की नौकरी कर रहा है एक गृह मंत्री का बेटा, अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। कितने ईमानदार लोग हैं, कसम से ऐसी ईमानदारी को मन करता है मैं कौन सा हार पहनाऊं और कितनी बार नमन करूं, मुझे तो खुद उसकी गिनती नहीं आ रही। लेकिन मैं मेन बात पे आता हूं, वो छोड़ो, वो सब आरोप इनके पास और इनके सिलेबस में कुछ है भी नहीं। यही कह सकते हैं परिवार, सफाई, वहां का नाच गाना। वो कभी सफाई के पीजीआई की बात नहीं करेंगे, वो सफाई के स्टेडियम्स की बात नहीं करेंगे, सफाई में जो बेहतरीन शिक्षा का स्तर है उसकी बात नहीं करेंगे, जो पूरे बुंदेलखंड को लगभग कवर करता है और वहां के तमाम सारे जिलों को सुख समृद्धि देता है, उसकी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका सिलेबस बड़ा छोटा है, गिव एंड टेक वाली पार्टी है, इसके अलावा इनको कुछ आता नहीं है। अब मैं एक बात कहता हूं, जब मैं जगदीशपुर गया एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद, तो 20 किलोमीटर मैं उस विधानसभा में बिना डामर रोड के चला हूं, जिसपे यहाँ पे राज्य मंत्री है, जिसका विधायक, जिनका नाम सुरेश पासी है। ये वही सुरेश पासी है संजीव जी, जिन्होंने एक्सप्रेस वे को कुदाल लेके खोदा था और उसकी जांच की थी। मैं पूरी रात से यही सोचता आया कि ये कौन सा मंत्री था जो कुदाल लेके एक्सप्रेस वे खोदने गया था आगरा लखनऊ, आज उसके पास अपनी विधानसभा में सड़क बनाने के लिए व्यवस्था नहीं है। फिर मुझे पता चला कि अरे ये तो अमेठी में आता है, यहाँ की सांसद भी है स्मृति ईरानी, जो लेफ्ट और राइट है प्रधानमंत्री जी की, और मिनिस्टर है। सोचो, एक रोड नहीं बना पाए, 20 किलोमीटर बिना डामर के हम लोग धूल में गए। सोचो कौन सी सरकार है, किस तरीके की सरकार है, जिसके पास आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, जो सड़क पे चलता है उसके लिए पैसा नहीं, उसके लिए सड़क पे डालने के लिए डामर नहीं। ठीक है, प्रशांत जी के पास चलेंगे। प्रशांत जी, आपकी पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, या आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या देश के प्रधानमंत्री, वो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन आज ही अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी आपकी पार्टी को क्वारंटीन कर देगी। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा दल, इतने बड़े कार्यकर्ताओं का हुजूम समाजवादी पार्टी कहीं टिकती है, कहीं ठहरती है? देखिए, जो लोग स्वयं कोरोना काल में 3 महीने क्वारंटीन रहे, उनको केवल क्वारंटीन शब्द ही याद रहेगा। दूसरी बात, सपा के प्रवक्ता का जवाब दे दूं, इन्होंने कहा कि हम विधायकों को तोड़ने का काम करते हैं, जिन्होंने स्वयं कांग्रेस और बसपा को तोड़ करके अपनी सरकारें बनाई, हम तो सरकार विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाते हैं। तीसरी बात, गंगा जमुनी तहजीब क्या होती है? गंगा जमुनी तो कोई शब्द होता नहीं है, गंगा और यमुना होता है। गंगा भी हमारी है, यमुना भी हमारी है। यमुना तो कोई अरब से लेकर के आए नहीं है। ये गंगा जमुनी तहजीब नाम की तो कोई बात होती नहीं है। यहाँ राम राज्य है, राम जी का शासन है, हम राम का काम कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ का भी। मनोज जी, बात पूरी होने दीजिए, आवाज साफ नहीं आती है मनोज जी। और मथुरा में भी हम कार्य कर रहे हैं। तो ये तहजीब वाले दिन लौट गए, नाच गाने सफाई वाले दिन लौट गए। अब ये राज्य विकास का काम हो रहा है। ठीक है विजय जी, आपने दोनों दलों के प्रवक्ताओं की बातें सुनी। क्या आपको लगता है कि मुझे मौका दीजिएगा प्लीज, विजय जी,
सकता है। हाँ ठीक है। अरे भाई विजय जी के पास चलते हैं। विजय जी, आपने दोनों दलों की बातें सुनी, अपने दल का विश्लेषण करना बहुत अच्छी बात है, और खास तौर से जब आप इतने बड़े राज्य की सत्ता पे हों। लेकिन फिर बात वही है कि आखिरकार सरकार को 4.5 साल बीत चुके हैं, आखिरकार चुनाव बहुत नजदीक हैं, तो इस समय का क्या विश्लेषण डैमेज कंट्रोल कर पाएगा उन चीजों को जो उत्तर प्रदेश की जनता के बीच चर्चाएं हो रही हैं कि विधायकों ने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई। हालांकि मुख्यमंत्री ने कई बार अधिकारियों को यह ताकीद की कि वो विधायकों का सम्मान करें, विधायकों की सुने, लेकिन कितना असर पड़ेगा इस सब कवायद का जो आज हो रही है? यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर 5 साल में जनता को मौका मिलता है, कहीं सुनी गिला शिकवा सब चीजें वही उसके सामने आ जाती है, उसी के हिसाब से वो अपना निर्णय लेता है। देखिए, समाजवादी पार्टी 2017 में इसको सिर्फ 43 सीटें जनता ने दी थी, और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से काम किया था, वो इनका दावा था कि काम बोलता है, इसके बावजूद जनता ने इनको हरा दिया। अब 5 साल बीत चुके हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के लेखा जोखा उनके सामने है, और भारतीय जनता पार्टी के अब की बार इनका स्लोगन है कि मैं आ रहा हूं। हाँ, लेकिन अभी आप भाजपा का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने है, और जनता उस पर फैसला लेगी, अपने हिसाब से सोच समझ के लेगी, सारी चीजें उसके सामने है। दावे सभी के अपने अपने हैं, सपा अपना दावा करेगी, भाजपा, कांग्रेस, बसपा सभी अपना दावा करेंगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये नैरेटिव सेट होना कि सपा हमारे मुख्य मुकाबले में है और सपा पे ही सबसे ज्यादा हमले करना, ये बताता है कि पार्टी का लीडरशिप ये चाहता है कि जनता भी इस बात को महसूस करे कि हमसे मुकाबला करने के लिए सिर्फ सपा ही सक्षम है। तो ये चीज मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं, जो अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पार्टी लीडरशिप, भाजपा का पार्टी लीडरशिप सपा पे हमले खास तौर पे क्यों ज्यादा कर रहा है, इसके राजनीतिक मायने क्या है। आज ये भी कहा अखिलेश यादव ने, विजय जी आप निष्पक्ष इस पर राय रखेंगे, उन्होंने कहा कि दोनों इंजन टकराव कर रहे हैं, केंद्र का इंजन, उत्तर प्रदेश का इंजन, और इनमें मनभेद नहीं मतभेद हो गए हैं, किसका मठ बड़ा है किसका छोटा है। तो आप इसको थोड़ा क्लेरिफाई करिए विजय जी। नहीं, देखिए, जिस तरह से आज अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करी है, 2022 में फिर से उनको लाने की बात की है, और ये कहा कि अगर मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो योगी जी को जिताना है, तो आप देखिए योगी जी का जीतना कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। तो ये जो बात कही है अमित शाह जी ने, ये तो किसी तरीके के मतभेद की बात नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है वो उत्तर प्रदेश के नेतृत्व पे कितना निर्भर है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आपके जो नेता हैं वो कोरी कल्पनाओं के आरोप लगाते हैं। जब आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गृह मंत्री इस बात को कहते हो कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 में बनाना है तो 22 में नरेंद्र मोदी को प्रदेश की सत्ता सौंपनी होगी, तो फिर इन दावों में, इन बातों में, इन आरोपों में कहाँ कितनी सच्चाई है? देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा उस पर किसी तरीके को मुझे नहीं लगता है कि कोई मैं परिभाषित करूं उसको या उसका विश्लेषण करूं। एक ही उदाहरण काफी है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति को, जिनका शर्मा जी नाम था और वो सीनियर आईएएस थे और उनके बहुत नजदीकी रहे, कई एक दशक से ज्यादा वो नजदीकी उनके रहे, उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया। किस लिए भेजा गया? उत्तर प्रदेश की सरकार को हैंडलिंग के लिए भेजा गया और बेहतर तरीके से सरकार को संचालित करने के लिए भेजा गया। शिकायतें थी अमित शाह को और मोदी जी के पास, लेकिन क्या हुआ? वो तो एमएलसी बन के रह गए बेचारे, उनको न तो कोई लीडरशिप मिली। ठीक है। भाजपा के सदस्यता अभियान और गृह मंत्री अमित शाह की पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों से बैठक को किस तरीके से देखते हैं मनोज जी आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका सबसे बेहतरीन सवाल है और मैं इसमें जरूर जवाब देना चाहूंगा। उस पे एक नारा लिखा है, मैंने कल रात को पढ़ा, लगभग 1 बजे रात को, कि मिस्ड कॉल करिए इस नंबर पे। मेरे बीजेपी के साथों, आप कहाँ थे उस वक्त जब ऑक्सीजन के लिए उत्तर प्रदेश में लोग मर रहे थे? कोई नंबर नहीं था जिस पर मिस्ड कॉल की जा सके। जब रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग तड़प रहे थे, डॉक्टर्स के पैरों में गिर रहे थे, जिसकी कीमत 2000-3000 रुपए इंजेक्शन की, लोग 1 लाख रुपए खरीद रहे थे, तो उस वक्त कोई मिस्ड कॉल नंबर नहीं था, न मोदी जी की तरफ से, न योगी जी की तरफ से, न अमित शाह जी की तरफ से, और न। अरे भाई, कोरोना काल में योगी मैनेजमेंट की तारीफ दुनिया भर के लोगों ने की है। कई विदेशी सरकारों के लोगों ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की कि योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में
बेहतरीन काम किया है, ये क्यों भूल जाते हैं? WHO ने तारीफ की। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा। तो सिर्फ दो महीने के अप्रैल और मई और मार्च का आधा हिस्सा अगर जोड़ के ये सरकार श्वेत पत्र ले आए ना, दाखिल कर दे, बता दे कि देखो उत्तर प्रदेश में 2.5 महीने में कितनी मौतें हुई। आपके आंकड़े तो 10-20 हजार के अंदर है ना, आप इन 2 महीनों का रिकॉर्ड 2.5 महीनों का बता दीजिए श्वेत पत्र लाके कितने लोग मरे हैं, और मरे अगर कोरोना से नहीं मरे तो किस बीमारी से मरे, इस बीमारी के बारे में बताना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि आखिर मौत का रेशियो एक समान चलता है। विजय जी को पता है, विजय जी वरिष्ठ हैं। अरे भाई, अपने दल का विश्लेषण करना कौन सी गलत बात है? सभी को करना चाहिए, आप भी करिए। कौन मना कर रहा है? करो भाई, हम तो आपको जनता ने जवाबदेही के लिए बैठाला है, तो आप क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी करते हो? व्हाइट पेपर लेके आओ ना। किसी भी 22,000 मौतें हुई उत्तर प्रदेश में 2.5 महीने में। हम आपका इस्तेमाल करेंगे, हम आपको नमन करेंगे, आपको टीका लगाएंगे, फूल पहनाएंगे, और आप विश्व से सर्टिफिकेट क्यों ले रहे हो एजेंसियों से? हम विपक्ष होकर सर्टिफिकेट देंगे। लेके आओ तो कागज है, हैसियत आपकी। सिर्फ झूठ खाते हो, झूठ का फूल उगाते हो, आपकी हैसियत नहीं कि सत्य लेके सामने आओ। सब पता है। ठीक है मनोज जी, ठीक है प्रशांत जी के किसी नदी में अल्लाह से तैरती नहीं नजर आई, इस तरह की अव्यवस्था नहीं आई। आपके कैमरों पे पाबंदी लग गई, 3 सेट लगा दिया गया कि लाशें न गिन पाए पत्रकार साथी। कौन किस प्रदेश में इस तरह का काम किया बताइए ना? सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ ये तो छुपाया जा रहा है। ठीक है मनोज जी। प्रशांत जी, आज जो आपकी सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है, यदि प्रैक्टिकली हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे विधायकों की शिकायत कार्यकर्ताओं ने की है कि विधायकों ने उनका सम्मान नहीं किया, उनकी बात नहीं सुनी, और कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का 2017 में था। तो कितनी दिक्कतें आने वाली हैं इस सदस्यता अभियान में, कितनी मुश्किलें आएंगी 2022 के विधानसभा चुनाव में, ये जो जमीनी थोड़ा आकलन है उसके बारे में जरा बात करिए प्रशांत जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र लोकतांत्रिक और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं चलता, और ये हमारी लोकतंत्र पार्टी के अंदर लोकतंत्र की खूबी के हर कार्यकर्ता, हर नेता शीर्ष नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से अपनी बात रह सकता है। ये हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है, ये खूबी है, और हमें चुनाव में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। और उत्तर प्रदेश के कोरोना मैनेजमेंट की प्रशंसा पूरी बाहर की संस्थाओं से लेकर आईआईटी ने की है। आईआईटी ने भी अपना पत्र निकाला है। श्वेत पत्र की बात करें तो आईआईटी ने अपनी रिपोर्ट निकाली है। बूथ मैनेजमेंट करने की बात थी, ये कल की ही बात है। उसको 30,000 रुपए का प्रलोभन देके कहा कि आप आ जाओ हमारा बूथ। मनोज जी बात पूरी होने दीजिए भाई, मनोज जी बात होने दीजिए मनोज जी, ये 20 में बात आने दीजिए। ये अभी भी उसी गुंडाई के उसमें है। अगर सवाल पूछते तो जवाब देने का इंतजार करिए। अब लाल टोपी पहन के बैठ जाते, इसका मतलब हर समय किसी के बोलते रहेंगे क्या बीच में? किसी को बोलने भी दिया करिए अगर आप सवाल पूछते हैं। आपने बोला मनोज जी बोलने दीजिए, प्रशांत जी की बात आने दीजिए, डिसेंसी रखिए थोड़ी सी, आप वरिष्ठ हैं मुझसे। चलिए प्रशांत जी, अभी आईआईटी की रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ की गई। कोरोना के समय में योगी आदित्यनाथ जी कोविड पॉजिटिव होते हुए लगातार काम करते रहे। अभी 4 दिन पहले जब पूरे देश में 600 कोविड डेथ की मामले आए, केवल 500 केरला से थे और 100 पूरे देश में थे। ठीक है, विजय जी के पास चलेंगे। विजय जी, आखिरी सवाल आप ही से है, क्या फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में इस सदस्यता अभियान का, और कितना फर्क पड़ेगा इस फीडबैक लेने का जो फीडबैक आज गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं? क्योंकि क्या पार्टी अब जो फीडबैक इनके पास आएगी उस पर अमल करेगी, उस पर लोगों पर कार्रवाइयां होंगी, और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक चीज बची है अब कि टिकट काट देना, और चर्चाएं ये भी है कि 100 से ज्यादा टिकट कटेंगे। कितना असर पड़ेगा? एक लास्ट कमेंट आपका। देखिए, जब चेहरे बदले जाते हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। बीजेपी ने तो कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदले। उत्तर प्रदेश में विधायकों के अगर टिकट बदलेंगे, जिन सीटों पे टिकट बदलेंगे, निश्चित तौर पे वहाँ अवेलेबिलिटी पे असर पड़ेगा। जो एंटी इनकम मिलती होती है वो कहीं न कहीं विधायकों को लेकर भी होती है, सरकार के कामकाज को लेकर होती है। लेकिन अगर चेहरा नया आ जाता है तो लोगों को लगता है, उम्मीद जग जाती है कि शायद ये बेहतर काम करेगा। देखिए, बीजेपी का चूंकि कार्यकर्ता का संगठन बहुत ही मजबूत नजर आता है और चुनाव प्रबंधन बहुत पुख्ता होता है, इससे बीजेपी के फेवर में कुछ बातें जरूर जाती हैं। लेकिन कई बार, जैसे अभी महंगाई का जो इशू है, खासतौर पे
सरसों के तेल की जो महंगाई है और जो डीजल पेट्रोल के रेट हर दिन करीब करीब 35 पैसे 40 पैसे बढ़ जा रहे हैं, तो जनता इससे बहुत ज्यादा नाराज है। और दूसरा कुछ कहीं एक और चीज है जो है होलिस्टिक अप्रोच की, जो वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट की योजनाएं तो लागू होती हैं लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में लागू होती हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप में किस तरह से लागू हो सकती हैं, जनता की और भी जो समस्याएं होती हैं वो कैसे उसका समाधान हो, उस पर सरकार ने शायद इतना अच्छे ढंग से काम नहीं किया है। बीजेपी कैसे उसको काउंटर करेगी, क्योंकि काफी शुरुआत में चीजें कुछ भिन्न प्रकार से चली हैं, तो मुझे लगता है कि कई चैलेंजेज हैं तमाम मैनेजमेंट के बावजूद जो जिसे जी मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा जी कमेंट आपका नहीं बहुत लिया। बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अमित शाह का आज सदस्यता अभियान की उत्तर प्रदेश में शुरुआत करना भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनावों में मजबूती देगा? क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में भाजपा आला कमान को मिली थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने उत्तर प्रदेश पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश में ज्यादा संख्या में आना शुरू हो गए हैं। अब ये 2022 का रण तय करेगा कि सत्ता किसकी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ता की कुर्सी के लिए महासंग्राम जारी है। फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।